नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में मगध साम्राज्य के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि उत्तर वैदिक काल के बाद क्या होता है कि जितने भी भारत में क्षेत्र होता था वो सारे के सारे 16 महाजनपदों में विभाजित हो जाता है, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र से मालूम पड़ता है। तो उस 16 महाजनपदों में से मगध एक ऐसा महाजनपद था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, जो आगे चल के बहुत बड़ा साम्राज्य का रूप ले लिया था और कई शासक वर्ग इस पे शासन किया था। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा कहाँ था मगध और किस तरह की इसकी शासन प्रणाली थी। तो सबसे पहले मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था, जो कि आधुनिक क्षेत्र अभी के जो पटना शहर और गया जिला जो बिहार में स्थित है वो सारे क्षेत्र शामिल था। इस समय बिहार में एक मगध के नाम से मगध मंडल है। मगध का जिक्र अथर्ववेद में भी मिलता है। अथर्ववेद में मगध का जिक्र मिलता है। मगर मगध जो था बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो कि दक्षिण बिहार में ये स्थित है। बाद में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध महाजन की सीमा जो है उत्तर में गंगा, ये पूछा जाता है, मगध के उत्तर में गंगा, दक्षिण में बिंदु पर्वत, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। ये चौहद्दी है मगध साम्राज्य की, मगध की चौहद्दी है। मगध की चौहद्दी पूछा जाता है, उत्तर में क्या है? गंगा, दक्षिण में बिंदु पर्वत और पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। उसके बाद ये मगध का जो क्षेत्र, ये मगध जो थी, मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिव्रज भी कहते थे, गिरिव्रज और राजगीर। राजगीर को उस समय गिरिव्रज कहा जाता था। ये जो स्थान है, जगह है मगध, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उनके खुले भागों जो कुछ क्षेत्र खुला था उसको जो है दीवारों से चारों ओर घेर दिया गया था। इस तरह से राजगीर एक अभेद दुर्ग बन गया था। एक तो प्राकृतिक दृष्टि से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और जो खुला भाग था उसको पत्थर के दीवारों से घेर दिया गया था, दुर्ग बना दिया गया था। इस वजह से इसमें शत्रु को इस पे अटैक करना मुमकिन नहीं था। तो इस वजह से एक प्राकृतिक जो इसका संरचना था मगध का, ये काफी बढ़िया था। उसके बाद और क्या क्या कारण थे मगध के उत्थान के कारण, क्या क्या थे जो कि एक इतना बड़ा साम्राज्य का रूप ले लिया? पहला, एक विस्तृत उपजाऊ मैदान। ये गंगा के मैदानी भाग में आते हैं, इस वजह से ये बहुत ही उपजाऊ वाला क्षेत्र था। प्राकृतिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा जैसे कि बताया था कि अभी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, अभेद दुर्ग भी बनाया गया था। खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार में वृद्धि, जब इस तरह के संसाधन मिलेंगे प्राकृतिक ये सारे चीज, तो व्यापार में वृद्धि होगी। वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, वहां पे कई सा बहुत बड़े जंगल थे, वन क्षेत्र था, वहां से लकड़ियां भी मिल जाती थी। और साथ में युद्ध करने के लिए जो सेना को हाथी चाहिए होता था, तो इस जंगल से हाथी भी मिल जाती थी। ये भी एक कारण है। कृषि में लोहे का उपयोग, धान की रोपाई पद्धति का विकास, कृषि में दासों को, कामगारों को लगाया जाना जो कि अवेलेबल था। नवीन धर्मों का उदय, सामाजिक खुलापन व प्रगतिशील दृष्टिकोण, ये सारे मगध के उत्थान के कारण थे। अब देखते हैं कि मगध में कौन कौन से राजवंश ने राज किया था। तो इसमें से है पहला वृद्धरथ वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा नंद वंश, 5वां मौर्य वंश और शुंग वंश। ये सारे वंश ने राज किया था। तो देखते हैं इसकी हम किस तरह से राज किया था, कौन कौन से वंश, क्रम अनुसार हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है वाद्रथ वंश। वाद्रथ वंश मगध का पहला ज्ञात राजवंश मिलता है। इसको इतिहास में इतनी
जानकारी इसका नहीं रखता है इम्पोर्टेंट, तो इसलिए इसकी स्थापना बस पूछा जाता है किसने किया था, तो वेदरथ ने किया था। इसकी राजधानी राजगृह या गृहव्रज थी। जरासंध वेदरथ का पुत्र था, वह एक इस वंश के सबसे प्रतापी राजा था। तो वादरथ वंश से बस ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है और क्वेश्चन भी बस इतना ही पूछा जाता है, मतलब कौन से वंश पहला था और जरासंध के बारे में थोड़ा सा पूछ लेता है किसका पुत्र था। उसके बाद आता है हर्यक वंश। ये जो है इसको रियल फाउंडर माना जाता है मगध का। इसकी जानकारी काफी मिलती है और एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक मगध पर राज किया था। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। उसके बाद अंतिम शासक नागदशक थे। अब देखते हैं बिंबिसार के बारे में कुछ जानकारी, इनका क्या योगदान था। बिंबिसार बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक 52 साल तक मगध पे राज किया था। यानी बिंबिसार से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिंबिसार हर्यक वंश के एक तो संस्थापक थे। इनका काल कब से शुरू होता है, ये 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक 52 साल तक राज किया। इसके बाद इसके बेटे अजातशत्रु ने राज किया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में इन्होंने राजपद का कार्यभार संभाला था। बिंबिसार में जैन ग्रंथों में इसे श्रेनिक कहा गया है। तो यह पूछा जाता है किस हर्यक वंश के किस शासक को श्रेनिक भी कहा जाता है, या मगध के कौन से शासक को श्रेनिक कहा गया है, तो बिंबिसार को श्रेनिक कहा गया है। अब बिंबिसार के बारे में, वह पहला ऐसा शासक था जिसके पास पैदल सेना थी और वह बुद्ध का समकालीन था। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कई सारे नीति अपनाते हैं। तो पहला युद्ध नीति। तो युद्ध नीति के तहत इन्होंने अंग शासक ब्रदरथ के साथ युद्ध किया और युद्ध में उसे पराजित कर दिया। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है बिंबिसार ने ब्रदरथ को जो पराजित किया था वो कहां के शासक थे, तो अंग के शासक थे। अंग देश के शासक थे कौन, ब्रदरथ। या पूछा जाता है कौन से देश के शासक को बिंबिसार ने हराया था पहली बार युद्ध करके, तो अंग देश के शासक को। उसके बाद क्या होता है कि जब बिंबिसार बहुत तेज दिमाग के थे, इन्होंने सोचा कि युद्ध करके अगर जीतते हैं किसी से तो इसमें बहुत नुकसान होता है। युद्ध में होता ही है ना नुकसान। अगर हम युद्ध करते हैं तो सेना का नुकसान, धन का नुकसान, जान माल का काफी नुकसान देखा उन्होंने। तो उन्होंने एक नई आइडिया सोचा कि इसको विस्तार कैसे किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जितने भी बड़े बड़े राजा परिवार है तो उनमें हम अपना वैवाहिक संबंध क्यों न बनाया जाए, जिससे कि उसके साथ फिर राज्य को विस्तार किया जाए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े जो राजा परिवार होते थे तो उनके परिवार में ये खुद शादी करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने शादी किया। उसने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को पश्चिम एवं उत्तर तक फैलाया। उस अंग शासक ब्रदरथ को हराने के बाद राजा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पहली बार वैवाहिक गठबंधन की शुरुआत की। तो इसके अंतर्गत उसने क्या किया, इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया। किसके साथ, पहली बार महाकौशला से विवाह किया जो कि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। दूसरा, वैशाली के नरेश चेटक की पुत्री चेलना के साथ शादी किया। उसके बाद उन्होंने मध्य देश जो कि आधुनिक पंजाब है वहां की राजकुमारी
क्षेमा के साथ शादी किया, है ना। यानी 3 राजा के फैमिली में उन्होंने 3 राजकुमारी के साथ शादी किया। पहला महाकौशला, दूसरा चेलना, उसके बाद क्षेमा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है महाकौशला कहाँ की राजकुमारी थी? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की, कौशल की थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और के नरेश चेटक की पुत्री चेलना जो थी उसके साथ कहाँ की? वैशाली नरेश की पुत्री थी, चेटक की पुत्री। और तीसरा शादी क्षेमा जो थी मध्य देश की राजकुमारी थी, जो कि आधुनिक पंजाब का क्षेत्र आता है, मध्य देश। तो ये 3 शादी करके उसने क्या किया? अपना साम्राज्य को विस्तार किया। उसके बाद क्या हुआ कि मगध की असली शत्रुता अवंती के साथ थी। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है, उसके राजा चंद्रप्रदोत महासेन की बिंबिसार से लड़ाई हुई, लेकिन किंतु बाद में क्या करते हैं, ये दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि ये बिंबिसार ज्यादा युद्ध तो साम्राज्य विस्तार के लिए करना चाहते हैं, लेकिन अपने स्थिति के अनुसार ये युद्ध करते हैं। देखते हैं अगर बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान यानी फायदा अगर नहीं है तो युद्ध वो नहीं करते हैं। तो इसमें क्या किया, तो बाद में ये चंद्रप्रदोत से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन बाद में ये पीछे हट जाते हैं दोनों, और दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो बाद में क्या हुआ, यही चंद्रप्रदोत है जो कि बाद में ये क्या होता है, इनको पीलिया या पांडु रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने एक राज्य वैद्य होता है जिसका नाम होता है जीवक, जीवक को इसके दरबार में राज वैद्य बनाकर उज्जैन भेजता है इनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए। उसके बाद तक्षशिला के गंधार शासक का राजदूत पुकुस्ती बिंबिसार के दरबार में आया था। तो ये पूछा जाता है पुकुस्ती कौन था जो बिंबिसार के दरबार में आया था? तो तक्षशिला के कंधार शासक का राजदूत था पुकुस्ती, जो बिंबिसार के दरबार में आया था। उसके बाद बिंबिसार महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और अवंती के राजा चंद्रप्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था, जो कि अभी बताया था। तो 2 चीज है, तो 2 क्वेश्चन आते हैं। जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए थे तो अपने राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसको भेजा था? जीवक को। और अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के लिए सेवा के लिए जब वो पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो किसको भेजा था? जीवक को। अब थोड़ा सा जीवक जो है ये सालावती का पुत्र है, सालावती। अब इसकी कहानी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बात यह है कि सालावती जिसको अम्रपाली भी कहा जाता है, अम्रपाली, ये अम्रपाली कौन थी? ये वैशाली की नर्तकी एवं परम रूपवती काम कला प्रवीण एक वैश्या थी। अम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी से जीतकर राजगृह में इसे ले आया था। उसके संयोग से जीवक नाम का एक पुत्र हुआ। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा। यह जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना। तो इसकी कहानी ये है, जब अम्रपाली को बिंबिसार ने, ये एक नर्तक थी और एक वैश्या थी, तो उसको जब लाया था तो उसको यहाँ पे पुत्र हो गया। तो ये लोक लाज से क्या किया, उसको फेंकने की कोशिश, मतलब कहीं जीवक को क्या किया, बचपन में ही जब वो बच्चा ही था, जब पैदा हुआ तो उसको लोक लाज की वजह से उसे फेंक दिया था। लेकिन जब बिंबिसार का जो पुत्र ने उसको देखा तो उसको सबको बताया, सबने बताया कि ये बच्चा ऐसा ऐसा है, तो उसको पता चल गया बिंबिसार के पुत्र को। तो उसने इस बच्चे को लेकर बिंबिसार के पास गया। तो बिंबिसार ने इसको रखा और उसको पाला पोसा और बाद में इसको तक्षशिला भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उस समय तक्षशिला जो है
पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी था। तो वहां से इन्होंने क्या किया, वैद्य की पढ़ाई की और बहुत ही फेमस चिकित्सक होते हैं और बिंबिसार के दरबार में ये राज वैद्य बनता है। तो जीवक यही था इसकी पहचान। और उसके बाद मगध की राजधानी, बिंबिसार के बारे में थोड़ा शॉर्ट फिर से देख लेते हैं। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी। मगध की गद्दी पर बिंबिसार ने कब बैठा था, 545 ईसा पूर्व में। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज मगध में मिला लिया था। पहली बार जैसे हमने बात किया था, किसको हराया था, ब्रह्मदत्त को, जो कि अंगराज्य के राजा थे, उसको हराया था। उसके बाद बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार कौन से धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के। तभी तो इन्होंने जीवक को बौद्ध के लिए सेवा के लिए भेजा था जब बौद्ध बीमार पड़ गए थे। उसके बाद बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद बिंबिसार ने मगध पर 52 सालों तक राज किया। तो ये सारे चीज हमने पढ़ा। उसके बाद क्या होता है कि इसके पुत्र आता है। इसका पुत्र जो है, जिसका नाम होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या करता है, अपने पिता यानी बिंबिसार को हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये क्या होता है, गद्दी पे बैठता है अजात शत्रु। यानी 492 ईस्वी में इसका नाम, दूसरा नाम कुनिक होता है। कुनिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अजात शत्रु के नाम से शासक बना। इसका काशी और वज्जी संघ से लंबे समय तक संघर्ष चलता है और अंत में इसने उन्हें अपने अधीन कर लिया। तो अजात शत्रु भी बहुत ही खतरनाक आदमी था, जिसका नाम कुनिक था। पिता की हत्या करने के बाद अजात शत्रु के नाम से ये गद्दी पे बैठता है, शासक बनता है और अपने पिता की भांति ही राज्य को विस्तार करना चाहता है। यानी राज विस्तार की नीति ये अपनाता है। तो इसके लिए उसने काशी और वज्जी संघ से लंबे समय तक संघर्ष चलता है और युद्ध करता है और युद्ध करने के बाद उसको अपने अधीन कर लेता है। तो यानी हर्यक वंश से स्टार्ट होता है कि मगध की राज विस्तार नीति की, जिसमें कि बिंबिसार ने क्या किया, शादी और युद्ध नीति के तहत उन्हें राज विस्तार किया। और अजात शत्रु भी यही नीति को अपनाते हैं, युद्ध करते हैं और शादी भी करते हैं। वह बिंबिसार और चेलना का पुत्र था। अजात शत्रु जो कि चेलना, जिससे बिंबिसार ने शादी किया था राजकुमारी के साथ, उसका पुत्र था। उसने पिता का हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। वह महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। उसने बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद ही राजगृह में प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन किया था, जो कि हम बौद्ध वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यानी वैशाली के शक्तिशाली राजा वज्जी संघ के साथ युद्ध करता है। ये एक चीज इसमें फेमस है इस युद्ध का। इस युद्ध में 2 नवीन युद्धास्त्रों का प्रयोग किया गया था। पहला रथमूलस और महाशिला कंटक, जो एक कहा जाता था रथ था, और पत्थुसिर में पत्थर फेंकने वाला, इसको मशीन कहा जाता है। रथमूलस एवं महाशिला कंठक, कई जगह इसको रथ भी लिखा गया है, कई जगह हाथी, लेकिन यह ऐसा चीज था, एक मतलब हथियार था जो कि मशीन था, जो कि इससे पत्थर को फेंका जाता था। तो इसका ये प्रयोग किया था, यानी युद्ध में नई तकनीकी का इस्तेमाल किया था। तो इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रथमूलस और महाशिला कंठक युद्धास्त्रों का प्रयोग किसने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। उसके बाद कौशल संघर्ष, बिंबिसार के साथ कौशल के साथ संघर्ष हुआ। कौशल एक राजवंश था। तो बिंबिसार की पत्नी कौशल, जो बिंबिसार की पत्नी कौशल की मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और अजात शत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। तो दोनों में युद्ध हुआ। पराजित होकर प्रसेनजीत श्रावस्ती भाग गया, लेकिन
दूसरे युद्ध संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हो गया। लेकिन प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर काशी में उसको दहेज दे दिया। तो प्रसेनजीत ने अपनी कौन सी पुत्री का शादी किया था? अजातशत्रु के साथ वाजिरा का विवाह किया था और दहेज में काशी दे दिया था। उसके बाद अजातशत्रु गौतम बुद्ध के और महावीर के दोनों के समकालीन थे। अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध युद्ध किया, उसने कौशल और काशी को पराजित किया। उसने अपने मंत्री सुनील और वर्षाकार की सहायता से वज्जी संघ में फूट डाल दी और वज्जी का पतन करवाया। तो ये पूछा जाता है कि दो इनके जो मंत्री थे सुनील और वर्षाकार किसके मंत्री थे? तो ये अजातशत्रु के मंत्री थे। सुनील और वर्षाकार इसी की सहायता से इन्होंने वज्जी संघ के अंदर फूट डाली और वज्जी का पतन करवा दिया। उसके बाद अजातशत्रु के कार्यकाल में के 8वें वर्ष में बुद्ध को महानिर्माण प्राप्त होता है, यानी बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। उसने राजगृह में स्तूप बनवाया और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु 32 सालों तक मगध पर राज किया था। उसके पिता बिंबिसार 52 साल और अजातशत्रु 32 साल। अजातशत्रु शुरुआत में जैन धर्म के अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म का हो गया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का क्या नाम था? अभी हमने पढ़ा था, वर्षाकार। सुनील और वर्षाकार इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। तो ये था अजातशत्रु से। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। अब देखिए, इसमें बहुत ही रोचक बात है। हर्यक वंश में इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश। अब जैसे बिंबिसार था तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। फिर अब अजातशत्रु की हत्या उस 461 ईस्वी पूर्व में, और वह मगध के गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने, अब उदयन के बारे में हम पढ़ेंगे तो, लेकिन ये एक ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, मगध का कौन सा राजवंश पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि वो अपने गद्दी पे पिता की हत्या करने के बाद एक शासक गद्दी पर बैठे हैं पिता की हत्या करने के बाद, इस वजह से इसको पितृहंता वंश कहते हैं। अब उदयन ने क्या कर दिया? इनकी हत्या कर दी और गद्दी पे बैठ गया। उदयन का कुछ काम है। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन भी एक जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद उदयन से है, वह अजातशत्रु का पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी था। सही है। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र वर्तमान पटना नामक राजधानी की स्थापना की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। गंगा और सोन नदी के संगम पे किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, यानी वर्तमान पटना? तो उदयन ने किया था, हर्यक वंश के शासक ने। किस वंश के शासक ने? हर्यक वंश के शासक ने, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और पाटलिपुत्र कौन से नदी के संगम पे है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर। तीसरा, अवंती के शासक पालक की सह पर उदयन की हत्या कर दी गई थी। उसके उत्तराधिकारी अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक कमजोर शासक थे। बाद में ये छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इससे उदयन से बस ज्यादा नहीं, बस इतना ही था कि उदयन जो है, एक इसका जो काम था वो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो
तो इससे ज्यादा नहीं आता है। तो उदयन भी और कौन से धर्म के थे? जैन धर्म के अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का बेटा नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो लास्ट इसका हो जाता है 412 में ये वंश खत्म हो जाता है, जिसका अंतिम शासक नागदशक होता है, जो उदयन का बेटा होता है। इसके अमात्य कौन थे? शिशुनाग के अमात्य जो थे वो बनारस के गवर्नर थे और इनका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग अमात्य यानी अमात्य क्या होता है? इसके सहयोगी मंत्री में सबसे करीबी मंत्री थे, जिसको काफी पावर दिया गया था। तो उन्होंने देखा कि ये नागदशक का शासनकाल बहुत कमजोर है, नागदशक भी बहुत ही कमजोर टाइप का है और ये बहुत बड़ा मंत्री था उस समय। तो इसने क्या किया? इसकी हत्या कर दिया और शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। तो अब देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन रहता है। 412 ईसा पूर्व में नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र से शुरू में राजधानी कहा था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी को किसने ट्रांसफर किया था? तो ये शिशुनाग, कौन से? शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने किया था। तो या ये पूछ सकता है वैशाली को किसने राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग ने बनाया था। शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसने अवंती पे उसने अटैक कर दिया। सारे शासक का यही होता है। अगर प्राचीन काल से अगर देखें तो आधुनिक भारत तक में यही होता है साम्राज्य विस्तार की नीति। यानी जो भी छोटे छोटे राजा होता था तो बड़े राजा उस पर अटैक कर दिया और पूरा का पूरा अपने अधीन उस क्षेत्र को मिला लेता था, उसको साम्राज्यवाद विस्तार नीति के तहत। दूसरा, ये परंपरा सी रही है कि जैसे कि आपने हर्यक वंश में देखा कि एक सत्ता हासिल करने के लिए जितने भी राजा के परिवार में लोग होते थे, तो चाहे उसका भाई हो, बाप हो, कोई भी क्यों न हो, चाहे उसकी हत्या क्यों न करनी पड़ी गद्दी पर बैठने के लिए, ये परंपरा सी बन गई जो कि आधुनिक टाइम तक ये चलता रहा। अब हम देखते हैं शिशुनाग के बाद क्या हुआ। शिशुनाग के बाद शिशुनाग ने हर्यक वंश के राजाओं की नीति की तरह नीति अपनाए, जो कि साम्राज्यवाद विस्तार नीति हर्यक वंश के राजाओं का था। अवंती में कमजोर शासक आते ही शिशुनाग ने हमला करके अवंती को मगध में मिला लिया। उसके बाद उसने अवंती वर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य में अवंती मध्य भारत को सम्मिलित कर लिया। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। यानी शिशुनाग ने और ही ज्यादा कुछ विस्तार नीति अपनाने लग गया। उन्होंने युद्ध करके बहुत सारे क्षेत्र को जीतने शुरू कर दिए। उसके बाद शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध का शासक बना। इसका नाम पुराण में तथा पुराण में दिव्यान में काकवर्ण मिलता है। यानी काकवर्ण किस शासक का नाम था? तो कालाशोक का। शिशुनाग के बारे में हेडिंग थोड़ा सा जो पॉइंट जो हमने बनाया है, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना की, एक क्वेश्चन। दूसरा, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है शिशुनाग के बारे में। वैशाली राजधानी
किसने स्थानांतरित किया? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक फिर से राजधानी पाटलिपुत्र ले आता है। अब वो देखते हैं। मगध की राजधानी वैशाली किस शासक ने बनाई थी? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। महानंदिन या नंदीवर्धन। शिशुनाग अमात्य था, यानी मंत्री था। किस वंश का? हर्यक वंश का। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आता है अब कालाशोक, जिसे काक वर्ण पुराणों में मिलता है, हमने अभी देखा था। इसका टाइम था 394 ईसा पूर्व से लेके 366 ईसा पूर्व तक। 396 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक मगध का राजा बना। कालाशोक ने फिर से अभी जो है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। अभी देखा था कि पाटलिपुत्र को देखा था हमने कि इसके कालाशोक का जो पिता शिशुनाग था वो पाटलिपुत्र को वैशाली राजधानी शिफ्ट कर दिया था। उसने नई राजधानी वैशाली बनाया। जब कालाशोक आता है तो फिर से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है, फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से शासक ने वैशाली से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाता है? तो कालाशोक, जिसे काक वर्ण कहा गया है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसने वैशाली के शासन पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया, यानी कालाशोक कितने साल तक? 28 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी के समय बौद्ध संघ दो भागों अस्थावर तथा महासांघिक में बट गया था, जो कि हम बौद्ध वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। कालाशोक की मृत्यु होगी और अंत में शिशुनाग वंश के शासन का अंत हो गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन महाबोधिन के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। उन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईस्वी पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिनी या नंदीवर्धन की हत्या कर दी गई। उसके बाद महापद नंद ने मगध पर नंद वंश का शासन का सूत्रपात किया था, यानी शासन स्टार्ट किया था। तो इसके अनुसार, जैसे कि हर्षचरित्र के अनुसार बाणभट्ट द्वारा उसने कहा था कि कालाशोक को महापद नंद नाम का एक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी, वहीं से समाप्त हो गया। लेकिन महाबोधि वंश के अनुसार अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। उन्होंने 22 साल तक उसके बाद कालाशोक की मृत्यु के बाद तक शासन किया था। उसका जो अंतिम शासक जो था महानंदिन था, नंदीवर्धन जिसका नाम था, उसको हत्या कर दिया था महापद नंद ने और नंद वंश की स्थापना किया था। तो इस तरह से शिशुनाग वंश का कार्यकाल खत्म हो जाता है। अब आता है नंद वंश। अब हम नंद वंश के बारे में, जैसे कि नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद नंद थे। महाबोधि वंश में महापद नंद का नाम उग्रसेन मिलता है। उग्रसेन किसका नाम है? महापद नंद का, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। पुराणों में महापद नंद को सर्व छात्रांतक कहा गया है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्व छात्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला।
भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। तो ये था महापद पुराणों के अनुसार, या ये महाबोधि के अनुसार उसे उग्रसेन कहा गया है। तो ये चीज परशुराम और सर्वछात्रांतक ये नाम है महापद नंद का। पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र शासक था। वह नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसको पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ये जो नंद वंश के जो शासक थे वो शूद्र थे। उसके बाद नंद वंश ने जैन धर्म का पालन किया। कलिंग की नंद विजय के बाद उनके द्वारा कलिंग जीना लाया गया, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की गई। यानी जीन सेन की मूर्ति थी, कलिंग जीन। साम्राज्य और सेना का विस्तार नंद वंश ने काफी कुछ किया। नंद बहुत ही मतलब सर्वाधिक जो है शक्तिशाली बन गया था मगध पे। मगध को विरासत में देने के बाद नंदा राजवंश का साम्राज्य विस्तार में निरंतर संचालन पर था। इस उद्देश्य से उन्होंने 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवारों, 2,000 युद्ध रथों का और 3,000 युद्ध में हाथियों की एक विशाल सेना का निर्माण किया। ये एक बहुत बहुत बड़ा शक्तिशाली सेना था। इसी के काल में, यानी नंद वंश के काल में ही आगे चल के हम पढ़ेंगे कि घनानंद के टाइम में सिकंदर आया था भारत पे विश्व विजय करने, लेकिन इन्हीं का शासन था। उन्होंने इनकी सेना की इतनी विशाल देख के उन्होंने यहां से जाना ही मुनासिब समझा था। उसके बाद नंद वंश के 9 राजा हुए थे, अतः इसे नवनंद कहा जाता है। इनका साम्राज्य विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण तक फैला हुआ था। महापद नंद विंध्य पर्वत के दक्षिण में मगध साम्राज्य का विस्तार करने वाला प्रथम शासक था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महापद नंद विंध्य पर्वत के दक्षिण में मगध साम्राज्य का विस्तार करने वाला प्रथम राजा कौन था? तो महापद नंद था। तो नवनंद, जिसे महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश के 9 शासक थे, जिसे नवनंद कहा जाता है। ये इस तरह से पहला उग्रसेन, जिसे महापद नंद कहते हैं। उसके बाद अंतिम जो था घनानंद। नंद वंश में कुछ टर्म को देखते हैं, जैसे कि भद्रसाल। भद्रसाल कौन था? महापद नंद का सेनापति। ये पूछा जाता है भद्रसाल कौन था? तो महापद नंद का सेनापति। आग्रमीज, घनानंद का यूनानी नाम आग्रमीज है। साइबेरिया, नंद यहां से स्वर्ण मंगवाते थे। कहां से? साइबेरिया से। पाणिनि महापद नंद के मित्र थे। इन्होंने पाटलिपुत्र में शिक्षा ग्रहण की थी। पाणिनि कौन थे? महापद नंद के मित्र। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन नंद काल के विद्वान थे। ये सारे वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन ये नंद वंश के सारे विद्वान थे। उसके बाद खारवेल का हाथी गुफा अभिलेखों से पता चलता है कि नंद राजा का कलिंग पर भी अधिकार था। तो नंद साम्राज्य जैसे कि बहुत बड़ा था, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि नंद वंश का अधिकार कलिंग पे ही था। नंद राजा ने वैशाली के समीप स्थित मिथिला राज्य को भी मगध का अंग बनाया था। वैशाली के स्थित मिथिला राज्य को मगध का अंग बनाया था। किसने? नंद वंश के राजाओं ने। मैसूर के अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत के अनेक भागों में नंद शासक का अधिकार था। यानी दक्षिण भारत में भी नंद का अधिकार था। यह खारवेल की गुफा, जो कि उड़ीसा में स्थित है, हाथी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यहां इस गुफा में जो अभिलेख है, इसके अनुसार कि जीन सेन की प्रतिमा को जो है इन्होंने लाया था। जीन
अब देखते हैं खारवेल गुफा के बारे में। खारवेल गुफा, जिसे हाथी गुफा, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हाथी गुफा अभिलेख, ये उड़ीसा में स्थित है, उदयगिरी। पता चलता है कि इस नंद राजा ने कलिंग को जीता। वो कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। इस हाथी गुफा अभिलेख शिलालेख, जो कि खारवेल का शिलालेख हाथी गुफा से पता चलता है, ये कहां पे है? उड़ीसा में, उदयगिरी में। ये जिनसेन कौन थे? जिनसेन आचार्य दिगंबर परंपरा के एक प्रमुख आचार्य थे। वह महापुराण के रचयिता हैं। उन्होंने धौला टीका पूरी की थी। जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण के रचयिता जिनसेन थे। तो इनकी जो है प्रतिमा उठाकर ये वहां पे मगध लेके चले गए थे। उसके बाद इस वंश के शासक, अंतिम शासक घनानंद, नंद वंश के 322 ईसा पूर्व तक राज किया। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यूनानी लेखकों के अनुसार घनानंद का नाम आग्रगीज वो जंटरमिज था। यह यूनानी लेखक ने घनानंद को क्या कहा? आग्रगीज वो जंटरमिज। अंतिम व सर्वाधिक प्रसिद्ध नंद वंश के शासक थे ये। सिकंदर महान का समकालीन था, यानी इसी के समय में, घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पे अटैक किया था। यूनानी लेखक ने इसे आग्रभोज कहा है। तो पूछा जाता है आग्रभोज, यूनानी लेखकों के अनुसार आग्रभोज कौन से मगध शासक को कहा जाता है? तो घनानंद को। यह बिल्कुल अय्यास टाइप का शासक था, क्रूर शासक था, यानी जनता इससे खुश नहीं थे। इसी के शासनकाल में सिकंदर आया और वापस चला गया। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से उसकी प्रजा अत्यंत घृणा करती थी। इसी ने क्या किया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसने विद्वान ब्राह्मण जो था विष्णुगुप्त, जिसे हम चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं, इनका अपमान किया था। जब सिकंदर यहाँ पे आया था तो इन्होंने, घनानंद इसको समझाने के लिए गया कि सिकंदर भारत पे अटैक कर चुका है, हो सकता है हमारे यहाँ भी आ जाए अटैक करने के लिए। तो इस पे इन्होंने आचार्य चाणक्य को अपमान किया। तो आचार्य चाणक्य ने उसी समय प्रण कर लिया था कि नहीं, एक न एक दिन मैं जल्दी ही इसको यहाँ से हटाऊंगा और मगध को एक अच्छा शासक दिलाऊंगा। इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इसके बाद मौर्य वंश आएगा, वो चंद्रगुप्त नाम के एक लड़के को शिक्षा देता है, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा। तो उसके साथ उसके बाद क्या होता है कि वो चंद्रगुप्त से लड़ाई होती है। चाणक्य जो है उनका गुरु होता है चंद्रगुप्त का। तो इनसे क्या होता है, लड़ाई होने के बाद घनानंद को पराजित कर देता है। उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना होती है, कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कि विदेशी आक्रमण, जैसे कि इस पीरियड में जो है विदेशी आक्रमण, सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो किस तरह से हुआ था वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल, यानी मौर्य वंश का शासन काल। थैंक यू।